गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम जो है ओबीजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे। इनसे रिगार्डिंग या किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरीज रहती है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9770968699। हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 से। ए नर्स इज टीचिंग क्लाइंट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ द ओवुलेशन बाय टेकिंग द वेसल टेम्परेचर। ए नर्स है जो टीच कर रही है पेशेंट्स को कि कैसे उसे निर्धारित करना चाहिए टाइम ऑफ ओवुलेशन का टाइम बाय टेकिंग बेसल टेम्परेचर, कि वो बेसल टेम्परेचर लेके किस तरीके से निर्धारित कर सकती है कि कब ओवुलेशन होने वाला है। वॉट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द वेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग द ओवुलेशन, कि क्या चेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो कि ओवुलेशन के दौरान होते हैं। स्लाइट ड्रॉप एंड देन राइज, सडन राइज एंड देन ड्रॉप, या मार्क राइज एंड रिमेन हाई, या मार्क ड्रॉप एंड रिमेन लोअर। देखो बेटा, दो चीज़ें हैं, समझो बात को। देखो, हम कभी भी प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन नहीं बोलते हैं, बोलने में हमको अच्छा लगता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, इस तरीके से बोलते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। और डिक्रीज और इंक्रीज ऐसे बोला जाता है, डिक्रीज इंक्रीज, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन की वजह से हमेशा टेम्परेचर घटेगा और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो चीज़ तो ये समझें आप, जिससे आपको, क्योंकि हम जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद में हमारा स्लाइड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है कि टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज होता है, तो आंसर आएगा प्रोजेस्ट्रॉन। और अगर पूछा जाए, देखो जैसे इंक्रीज होता है उससे जस्ट पहले थोड़ा सा स्लाइड ड्रॉप होता है और देन स्लाइड राइज होता है टेम्परेचर। और ये स्लाइड ड्रॉप जो होता है वो क्यों होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना कि स्लाइड ड्रॉप क्यों होता है। तो मैं बताना चाहूँ कि स्लाइड ड्रॉप क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है कि देखो, जब फॉलिकल्स लास्ट स्टेज पर पहुंचते तो वहाँ पर जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम होने की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप होके देन फिर राइज होता है। तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। देखते हैं। As ovulation approaches 3 may be drop in the vessel temperature because of an increased production of estrogen। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होता है। व्हेन ओवुलेशन आकर, जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, देयर विल बी राइज इन द वेसल टेम्परेचर, और जैसे ओवुलेशन होता है तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो एस्ट्रोजन के प्रभाव में घटता है और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में बढ़ता है। तो इस तरीके से आप इनको 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से अकेले से, तो आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट। एक पेशेंट है जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन दी जा रही है। व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट अगर, कौन सा साइड इफेक्ट है जो नर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, नॉर्मली हम किसी पर्सन का अगर जो है मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें किसी भी तरह का इरेगुलरिटीज़ होती है, उसे ठीक करने के लिए भी हम क्या देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। और अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से अगर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आ रही है तो इसका मीन्स ये है, इसका ऐसा साइड इफेक्ट है जिसको आपको क्या करना पड़ सकता है, इन्फॉर्म करना पड़ सकता है। तो बढ़िया आंसर आपका 3 हो सकता है। देख लेते हैं। तो ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग कॉमनली अकर व्हेन द क्लाइंट बिगिन टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉमनली हो सकती है। इट इज़ ए मिड साइकिल ब्लीडिंग, साइकिल के बीच में होनी है। एंड इट इज़, इफ़ इट परसिस्ट, अगर ये लगातार रहती है तो द डोज शुड बी चेंज, तो हमको डोज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू डिस्कस विथ ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए बेसेक्टोमी। एक पेशेंट है जिसकी बेसेक्टोमी हुई है, तो नर्स को उस पेशेंट को क्या समझाना चाहिए कि रीकैनलाइजेशन ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज इम्पॉसिबल, कि जो अपन रीकैनलाइजेशन मतलब उसको वापस जोड़ के इसको करना जो है मुश्किल होता है। देखो, इसको कर सकते हैं हम, इतना भी ज़्यादा जो है इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है। अनप्रोटेक्टेड कोइटस इज सेफ विद इन 1 वीक to 10 days, कि हम अनप्रोटेक्टेड जो है कोइटस कर सकते हैं 1 वीक के बाद में, 1 वीक से 10 दिन के डिफरेंस देके हम कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको कम से कम 30 के एजुकेलेशन करने होते हैं या फिर हमें 3 महीने का गैप देना होता है। सम इम्पोर्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक, कि कुछ दिनों के लिए इम्पोर्टेंसी हो जाती है। इम्पोर्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंसी देखने को मिले। ठीक है ना, इम्पोर्टेंसी का मीन्स होता है वहाँ पर एक तरीके से 2 चीज़ होती है, एक इनफर्टिलिटी होती है और एक इम्पोर्टेंसी होती है। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं बात करके चलूँ
कि वहाँ पर आपको कितने एजेकुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो 30 एजेकुलेशन और 3 महीने का समय रखना होता है। तो देखो, देयर मस्ट बी 15 एजेकुलेशन टू क्लियर द ट्रैक्ट ऑफ द स्पर्म। वैसे यहाँ पर जो आंसर माना गया है आपकी बुक के अंदर, मौसमी वाली बुक में, बट ये आंसर माना गया है, बट क्या रियल आंसर ये है? आपको आंसर 15 इजेकुलेशन करना है कि नहीं, ये आपको याद नहीं रखना है 15, आपको 30 इजेकुलेशन याद रखना है या 3 महीने का समय रखना है, जो कि आपके लिए आपकी बुक के हिसाब से ठीक होगा, जो डीसी दत्ता में दे रखा है। और जो आपको आंसर भी करना है वो यही आंसर करना है, 30 एजुकेशन या 3 मंथ का टाइम आपके लिए बेटर है, 15 एजुकेशन आप आंसर नहीं करना है, जबकि आपकी बुक में मौसमी वाली में ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन। द स्कूल नर्स इज डिस्कसिंग इश्यू कंसर्निंग प्री मैरिटल सेक्स। एक जो स्कूल नर्स है वो डिस्कस कर रही है, एक कंसर्न है किसके रिगार्डिंग, प्री मैरिटल सेक्स विथ ए ग्रुप ऑफ द अडोलसेंट का ग्रुप है उसके साथ में, टेकिंग ए हेल्थ एजुकेशन कोर्स, उनको हेल्थ एजुकेशन कोर्स के बारे में बता रहे हैं। द स्टूडेंट आर आस्क्ड टू राइट एन ऐसे, जो स्टूडेंट है उनको कहा जाता है कि वो ऐसे लिखें ऑन व्हाट दे हैव लर्नड अबाउट द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के जो तरीके हैं उनमें से वो क्या सीखे हैं। प्लीज कमेंट अलर्ट द नर्स टू हैव ए प्राइवेट डिस्कशन विद द स्टूडेंट। इनमें से ऐसा कौन सा कमेंट आएगा जो कि एक नर्स को जो है अलर्ट कर देगा, जिससे उसे पता लगेगी कि हमें उसको दोबारा से समझाने की ज़रूरत है। आई कैन नॉट गॉट प्रेगनेंट इफ़ आई हैव सेक्स ड्यूरिंग द माई पीरियड्स, कि माई पीरियड्स के दौरान अगर सेक्स होता है तो वो कहीं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। द पिल मे प्रिवेंट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेगनेंट बट आई कैन स्टिल गेट ए STI, कि जो पिल्स हैं, जो गोलियां हैं, वो कहीं न कहीं प्रेगनेंसी से तो बचाएंगी लेकिन उसकी वजह से STI हो सकता है, STI को नहीं बचाएंगी। आई वुड नॉट गेट प्रेगनेंट इफ़ आई स्विम इन ए पूल वेयर ए बॉय हैज़ जस्ट मास्टरबेट, अगर कोई बॉय जो है मास्टरबेट करता है स्विमिंग पूल के अंदर तो वहाँ प्रेग्नेंट नहीं होंगी, बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ए कॉन्डोम विल नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट बट इट कैन प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द गेटिंग ऑन STI, कि मुझे हमेशा नहीं बचा सकता, बिल्कुल इसकी फेलियर रेट होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं हो, तो बिल्कुल फेलियर रेट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। STI से बचा रहा होता है, ये बात सही है। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है कि ये वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसके अंदर जो है पीरियड्स के दौरान वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर 1 होगा। आल्दो अनयूजुअल कंसेप्शन कैन अकर ड्यूरिंग द मेंसेस, तो जो कंसेप्शन है वो किसी भी दौरान हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम ना हो। तो ओवुलेट अगर उस टाइम हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है बेटा, उस टाइम भी हो जाता है, तो आप टेंशन ना लें। तो इसका आंसर यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव दैट हैव एस्ट्रोजन लाइक एंड और प्रोजेस्टेरोन लाइक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन द वैरायटी ऑफ द फॉर्म्स, कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लाइक कंपाउंड हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग वैरायटी के अंदर। विच कॉन्ट्रासेप्टिव शुड ए नर्स आइडेंटिफाई एज हैविंग ए हार्मोनल कंपोनेंट, कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि हार्मोनल कंपोनेंट रखता है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ओरल एजेंट है, हाँ बिल्कुल ओरल में हो सकता है। डायफ्राम में नहीं होता है। सर्वाइकल कैप इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। फॉर्म स्पर्मिसाइड्स, बिल्कुल स्पर्मिसाइड्स में हो सकता है। और ट्रांसडर्मल जो है आपका एजेंट इसमें भी हो सकता है। तो आपके जो बढ़िया आंसर बनते हैं यहाँ पर आंसर बन सकता है 1, 5 और 6 आंसर बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। ए नर्स एक्सप्लेन दैट द एफिशिएंसी ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ द बेसल बॉडी टेम्परेचर, व्हाट फैक्टर विल अल्टर इट्स इफेक्टिवनेस। एक नर्स है जो एक्सप्लेन करती है एफिशिएंसी ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर वाला मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो डिपेंड या फ्लक्चुएट किस वजह से जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। कौन सा कंडीशन है? लेंथ ऑफ एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व होंगे उनकी एज। हाँ, अगर मैं बात करना चाहूँ तो एज ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकॉर्स, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरकॉर्स जो है वो अगर मैं बात करूँ तो वो किसी भी तरह से आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, हाँ जब हमें टेंशन होती है या किसी भी तरह का हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है? आंसर नंबर फर्स्ट हो सकता है। देख लेते हैं। स्ट्रेस और इन्फेक्शन कैन अल्टर द बॉडी मेटाबॉलिज्म, जब स्ट्रेस होगा या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो अल्टर कर सकता है आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को, कॉजिंग एन एलिवेशन इन द टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है। ए राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम दीज कॉजेज में बी मिस इंटरप्रेटेड एज ओवुलेशन।
अगर इनकी वजह से बढ़ता है तो हम कई बार इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं और इसे हम क्या समझ लेते हैं कि ओवुलेशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशन ऑफ कमांड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज प्रिस्क्राइब फॉर ए फीमेल क्लाइंट। ए बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी मेडिसिन हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है, वो प्रिस्क्राइब की गई हैं एक फीमेल क्लाइंट के लिए। व्हाट शुड ए नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अबाउट दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जब हम इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताएंगे तो उसे क्या समझाएंगे कि रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, कि उसे रिपोर्ट करना है कि उसे अगर किसी भी तरह की रेगुलर ब्लीडिंग होती है, रेस्ट्रिक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी टेम्परेली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। हैविंग रेगुलर बाई मंथली पैप स्मीयर की, उसे पैप स्मीयर करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैप स्मीयर की, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के चांस बढ़ रहे हैं। इंक्रीज द डाइटरी इंटेक ऑफ द कैल्शियम, की यहाँ पर कैल्शियम का जो है इंटेक बढ़ाना है, तो कैल्शियम की कोई कमी नहीं करती है, तो कैल्शियम का इंटेक क्यों बढ़ाना है भैया। तो रिपोर्ट अगर किसी भी तरह की, हमने पहले भी बोला था कि अगर कोई भी ऑरल मेडिकेशन ली जा रही है और वहाँ पर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आ रही है तो हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी आंसर वही है, रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग आती है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। तो बढ़िया आपका आंसर हो सकता है फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। एंटी ओवुलेटरी ड्रग सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, तो एंटी ओवुलेटरी जो ड्रग्स होती हैं आपकी वो सप्रेस कर देती है मेंस्ट्रुएशन को। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड विद ए बाइफेजिक ड्रग, जो बाइफेजिक ड्रग होती है उनके द्वारा जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है वो एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। द ड्रग इज गिवन फॉर द 21 डेज, जो ये ड्रग है वो 21 डेज के लिए दी जाती है। एंड ए मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर ड्यूरिंग द दिस टाइम, जब ये मेडिसिन दी जाती है तो वहाँ पर किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इसे आपको रिपोर्ट करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ए नर्स इज गिविंग द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट हु हैड एन एस्पिरेशन अबॉर्शन बाय द सक्शन क्रेटेज, तो जो सक्शन क्रेटेज है उसके माध्यम से हमने एस्पिरेशन अबॉर्शन करवा दिया। व्हाट शुड द क्लाइंट बी टोल्ड, क्या पेशेंट को क्या बोलना है। अवॉइड स्वेयरिंग फॉर द 2 दिन, कि उसके अंदर 2 दिन तक उसको नहाना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, उसको ऐसा नहीं कर सकते, डेली नहाओ। टेम्पून में भी यूज़ आफ्टर 1 डे, कि टेम्पून यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। टेम्पून जितना हो सके बेटा अवॉइड करना चाहिए। टेम्पून क्यों अवॉइड करना चाहिए कि टेम्पून जो होता है वो अंदर रहता है, वो बढ़ाता है इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी डिलेड फॉर 3 वीक, कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इतना ज़रूरत नहीं होती है, 1 से 2 वीक काफ़ी होता है इसके अंदर, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, 3 वीक की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट ब्लीडिंग दैट रिक्वायर ए फैट चेंज एवरी 2 आवर्स, अगर 2 आवरली चेंज हो रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल ये अगर 2 आवरली एवरी 2 आवरली चेंज हो रहे हैं तो बिल्कुल हमको रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हैवी ब्लीडिंग को इंडिकेट करते हैं। और जो भी है, क्योंकि यहाँ पर सक्शन कर्टेज करने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट कॉमन जो अराइज होता है बेटा वो ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग ही हमारा यहाँ पर मेन जो है फोकस्ड रहेगा। तो आपका बढ़िया आंसर है फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग शुड बी रिपोर्टेड बिकॉज इट इज़ एन इंडिकेशन दैट ऑल द ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हैव नॉट बीन एवेक्यूटेड। एक्सेसिव अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये हमें जल्दी से रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करती है कि जो कंसेप्शन के साथ सारा प्रोडक्ट था वो एवेक्यूट नहीं हुआ है, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको दोबारा से ये प्रोसीजर को परफॉर्म करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी ज़्यादा बेहतर आंसर आपका 4th हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ए क्लाइंट एट 10 वीक गेस्टेशन elect टू हैव एन इंड्यूस अबॉर्शन, उसे हम गेस्टेशन जो है 10 वीक का गेस्टेशन है और हम उसको इंड्यूस अबॉर्शन कर रहे हैं। आफ्टर रिसीविंग ओरल मीफेप्रिस्टोन, उस पेशेंट को हमने एक ओरल मीफेप्रिस्टोन की टैबलेट दी है। शी रिटर्न टू द क्लिनिक 2 days लेटर टू हैव मीजोप्रोस्टोल इंसर्टेड वेजाइनली, और वो 2 दिन के बाद में आती है मीजोप्रोस्टोल को इंसर्ट कराने के लिए। फॉर व्हेन शुड द नर्स शेड्यूल ए फॉलोअप विजिट, उसे फॉलोअप विजिट कब करनी चाहिए। तो देखो बेटा, जब ये हम दे देते हैं तो मोस्टली हमें कम से कम 1 सप्ताह का गैप देना होता है, उसको फिर फॉलोअप विजिट के लिए बुलाना जहाँ होता है, जिसकी वजह से हम देख सकें कि उसके अंदर जो सारा कंसेप्शन का जो सारा मटेरियल था वो एवेक्यूएट हो पाया है या उसके अंदर कुछ मटेरियल बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो हमें सक्शन कर्टेज वगैरह करना पड़ सकता है या और अदर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो 4 आवर आफ्टर द प्रोसीजर नहीं, 2 वीक आफ्टर प्रोसीजर, 4 से 8 डे आफ्टर द प्रोसीजर या 8 से 24 घंटे। तो बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, 4 से 8 दिन हो सकता है, क्योंकि 1 वीक के लगभग समय जो है हमको रिक्वायर्ड होता है वापस से उसको रीचेक करने के लिए। तो देख लेते हैं, ए फॉलोअप विजिट जो है 4 से 8 डेज लेटर शुड कंफर्म दैट द अबॉर्शन हैज़ अकर्ड। तो कम्प्लीटली अबॉर्शन हो पाया है या नहीं हो पाया है मेडिसिन की वजह से, उसे हम चेक करेंगे। तो उसे हमें फॉलोअप के लिए बुलाना चाहिए 4 से 8 दिन के बाद में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। ए कपल इंडिकेट दैट दे डू नॉट वांट एनी मोर चिल्ड्रन,
जो कपल है वो इंडिकेट करता है कि उन्हें अब कोई बच्चा नहीं चाहिए। द वुमेन इज शेड्यूल्ड फॉर ए लेप्रोस्कोपिक बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन। जो वुमेन है उसको शेड्यूल किया गया है कि उसे लेप्रोस्कोपी के माध्यम से बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन किया जाएगा। मीन्स दोनों तरफ की जो ट्यूब्स हैं उनको लाइगेट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्री ऑपरेटिव टीचिंग। अब उनको प्री ऑपरेटिव टीचिंग जब हम करेंगे तो उन्हें क्या समझाएंगे कि मेंस्ट्रुअल विल स्टॉप आफ्टर द सर्जरी, कि सर्जरी के बाद में जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। मेंस्ट्रुएशन जो है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ओवेरीज में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। और जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो ओवेरी को निकालने के बाद में बंद हो सकता है। ओवेरी से ही हमारे हार्मोन्स आ रहे होते हैं, तो ओवेरी जो है तो मेंस्ट्रुएशन आता रहेगा। बर्थ कंट्रोल विल बी नीडेड अंटिल यूर फॉलो अप विजिट, कि जब तक आपका फॉलो अप विजिट ना हो तक आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉलो अप विजिट के लिए आना चाहिए। नहीं तो ये भी गलत है भैया, क्योंकि जैसे आप इसका बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन कर देंगे तभी से स्टाइल होता है। जबकि हम पेसेक्टोमी करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 मंथ का वेट करना होता है, या फिर उसे 30 एजुकेलेशन का वेट करना होता है, उसी के बाद में ही वो स्टाइल माना जाता है। जबकि यहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म करने के जस्ट बाद से वो इमीडिएटली वो कंसिडर कर लिया जाता है एज ए स्टाइल। यू विल बी एडमिटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर द सेम डे सर्जरी, कि आपको आउट पेशेंट के रूप में एडमिट किया जाएगा और आपको सेम डे ही आपको क्या कर दिया जाएगा साहब, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है कि इन पेशेंटों को ज़्यादा भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेम डे हम भेज सकते हैं उस पेशेंट को। आउट पेशेंट बेसिस पे ही इस पेशेंट को एडमिट किया जाता है। यू कैन हैव द ऑपरेशन रिवर्स इफ़ यू डिसाइड टू हैव मोर चिल्ड्रन, कि अगर आप ज़्यादा चिल्ड्रन चाहिए, आपको वापस से बच्चा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो देखो भैया, अगर मैं बात करके चल रहा हूँ कि इसको रिवर्ट करना इतना इजी नहीं होता है जितना आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रिवर्ट हो पाए। एक बार आपने सर्जरी की है तो उसको रिवर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको समझानी है वो यही समझानी है कि ये प्रोसीजर जो होता है आउट पेशेंट बेसिस पे होगा, आपको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच आज के लिए। का हो मरवा दिया तो बोगस लगा, वीडियो नहीं बनी। अरे यार वीडियो तो बनी नहीं।